हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन। टुडे 20th जून को आप लोग का BESC 132 दैट इज स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन का एग्जाम है। और इस वीडियो में हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो में आई गेस अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं टोटल इस पीडीएफ में। हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में जितने हम क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे मैक्सिमम हम उतने करेंगे, बट आई मेक श्योर कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कभी फंडामेंटल राइट के फॉर्म में, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के फॉर्म में, और कभी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फॉर्म में। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो, मैं एक और बात क्लियर कर दूं। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का मतलब होता है कि ना आंसर सेम रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आंसर तुम एज इट इज लिखोगे। इसका मतलब ये है कि जो भी इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड आंसर, वो कहीं ना कहीं मैंने इस आंसर में पढ़ाया है। ओके, तो तुम्हें इतना तो तुम्हें समझ आना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही absurd कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन के आंसर अलग होंगे और आप गलत पढ़ा। कैसे पॉसिबल है? जब वो यहाँ पे पूछ रहा है एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इसके आगे होगा कॉमेंट। वेन वॉज एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल राइट? ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे कि कैसे वो फंडामेंटल राइट है, तो हम ये भी पढ़ेंगे ना कि कब बनाया गया था उसे। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, वो यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्क्राइब एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, हाउ डू अदर फंडामेंटल राइट सपोर्ट एजुकेशन फॉर ऑल? ऑब्वियसली जब हम एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो और भी पढ़ेंगे उसके। तो ये सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं। ओके, इस चीज का ध्यान रखो थोड़ा सा। तुम लोग बैचलर्स कर रहे हो, स्कूल में नहीं हो आप। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर में से मुझे कौन सा पार्ट लिखना है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट क्या होता है? देखो, एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया क्यों गया? एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और सोसाइटी में इक्वालिटी और अवेयरनेस बढ़ती है। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करा था 2002 में। ऑलराइट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में पास हुआ था, जिसमें एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया गया था आर्टिकल 21A के अंदर। ओके, आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई भी बच्चा 6 से 14 ईयर्स के एज ग्रुप में है तो उसको बेसिक एजुकेशन मिलना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो डिमांड कर सकता है एजुकेशन, उसको कोई नहीं रोक सकता उसके लिए। ऑलराइट, अब इसके बाद आता है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में आया था। अब राइट देना सिर्फ काफी नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। आपने तो लिख दिया कि हम ये राइट देंगे, बट उसको देखेगा कौन कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था 2009 में, यानी कि RTE एक्ट बोला जाता है इसे। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? देखो, सबसे पहले तो हर चाइल्ड को फ्री एजुकेशन मिलेगा। ऑलराइट, साथ ही साथ किसी भी चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट की। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स में जो है 25% सीट्स EWS दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए रिजर्व होंगी। ऑलराइट, तो ये एक्ट इंश्योर करता है कि एजुकेशन सिर्फ प्रिविलेज लोगों तक नहीं जाए, सब तक जाए। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। प्लीज ये आर्टिकल याद करने जरूरी है, इनको ऊपर नीचे मत कर देना पेपर में, ठीक है। देखो, आर्टिकल 45 क्या कहता है? इसने स्टेट को डायरेक्शन दिया था कि 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स भी हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह था, मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं था ये, इसमें लीगली कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म्स की फाउंडेशन जो है इसी आर्टिकल से रखी गई थी, 45 से। फिर आपका आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 का फोकस वीकर सेक्शंस पर है। ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसे ग्रुप के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशनल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। ऑलराइट, फिर आता है आर्टिकल 29 एंड 30। ये आर्टिकल्स माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। रिलीजियस और जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
इस्टेब्लिश और मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं और सिख कॉलेजेस होते हैं, ये सारे इसके अंडर आएंगे, ठीक है। इससे जो है आपको डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस मेंटेन रहती है। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स जो सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को। इसमें सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सभी सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये एजुकेशन को सपोर्ट करेगा। फिर आता है आपका आर्टिकल 15 का 1, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर। फिर आता है आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एजुकेशन में आइडियाज का एक्सचेंज, डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इसी राइट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 23 एंड 24, ये फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, यानी कि बच्चों को मजदूरी करवाना अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी में हम देखते हैं एजुकेशन एंड इक्वालिटी क्या होता है। देखो, एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने का काम नहीं करता, एजुकेशन आपको इक्वालिटी भी देता है। क्लास, कास्ट, रिलीजन जैसे बैरियर्स को तोड़ने के लिए अलाउ करता है, सोशल मोबिलिटी इंक्रीज करता है। आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हो, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो अच्छी जॉब्स मिलेंगी, तो आप अपनी क्लास भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, आपको पता होनी चाहिए 3 लिस्ट होती है, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट, ओके। एक इनिशियली जो है पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब एजुकेशन के ऊपर लॉज बनाने का राइट दोनों को है, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, इजी था। इसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि क्या क्या एजुकेशन के फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या आर्टिकल्स इससे वो हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, और ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, इजी थे, आप जितना इनको पढ़ोगे याद रखोगे उतना बेटर आंसर लिख पाओगे एग्जाम में। ऑलराइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहे हैं एजुकेशन कमीशन पे, कोठारी कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोठारी कमीशन जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन माना जाता है। इसी के बेसिस पर जो है हमारे जितने भी एजुकेशनल चेंजेस आए थे वो इसी के बेसिस पे आए थे, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी आता है और या फिर रिकमेंडेशन या इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्म में भी आता है, जैसे कि क्या मेजर रिकमेंडेशन थी इसकी, ठीक है। यही करके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कोठारी कमीशन था क्या। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 को ही हम लोग कोठारी कमीशन कहते हैं, जो इस टाइम पे आया था एजुकेशन कमीशन, ठीक है। ये 2 साल के लिए, ठीक है। इसके चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर DS कोठारी, जो उस टाइम UGC के चेयरमैन भी थे, तो उन्हीं के नाम पे ये लिखा गया था कोठारी कमीशन। गवर्नमेंट ने इस कमीशन को इसलिए बनाया था ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हर अलग अलग एस्पेक्ट को स्टडी किया जा सके और उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दिए जा सके। तो इस कमीशन के रिकमेंडेशंस इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इनके बेसिस पर हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1968 में बनी थी वो इसके बेसिस पर बनाई गई थी, कोठारी कमीशन के, ओके। अब इन्होंने क्या क्या चेंजेस दिए थे वो देखते हैं, रिकमेंडेशंस जो दिए थे कोठारी कमीशन ने। सबसे पहला दिया था कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि कमीशन की सबसे फेमस रिकमेंडेशन थी कॉमन स्कूल सिस्टम। सिंपल मीनिंग है कि रिच और पुअर, अर्बन और रूरल सभी बैकग्राउंड के बच्चे एक ही टाइप के स्कूल में जाएंगे, कोई भी अलग अलग टाइप के स्कूल नहीं होंगे कि अमीर बच्चों के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग एक ही स्कूल में जाएंगे, ठीक है। फिर आता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, एक तो उनकी मदर टंग जो उनकी स्टेट में यूज हो रही है, एक हिंदी या फिर कोई भी और दूसरी लैंग्वेज, और एक इंग्लिश। और इसी रिकमेंडेशन का पर्पस था कि नेशनल इंटीग्रेशन, और जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज है, सब लोग एक दूसरे के कल्चर को समझ पाए, ओके। फिर आता है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। बोला गया था कि 6% जो है GDP का हम लोगों को एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, ऑलराइट। फिर आता है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि स्टूडेंट्स को जो है डिग्रीज देने के लिए नहीं सिर्फ एजुकेशन देनी, हम लोग को उनको प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड स्किल्स भी सिखानी है, ऑलराइट। फिर आता है एम्फोसिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखो, कमीशन ने साइंस और मैथमेटिक्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस देने की बात कही। उस समय इंडिया साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए कमीशन चाहता था कि स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन साइंस और मैथ्स के उसमें बने, ऑलराइट। टीचर्स का स्टेटस इंप्रूव करो, उनकी सैलरी, उनकी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन, प्रोफेशनल स्टेटस को इंप्रूव करो, ठीक है। और UGC को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई थी, यानी कि इनको और स्ट्रांग बनाया जाए, इनको हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाए, ये सब, ठीक है।
अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या रहा और क्या क्या इसमें क्रिटिकल एनालिसिस हुआ इसका, देखो कोठारी कमीशन की बहुत सी रिकमेंडेशन लेटर जो है एजुकेशन पॉलिसीज में इंक्लूड की गई थी, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1960 में आया, 68 में आया, और भी इसके बाद बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए थे उसमें भी आया, और एनईपी जो भी 2020 का आया था उसमें भी काफी सारे आइडियाज को डाला गया, ठीक है। लेकिन सारी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। 6% जीडीपी स्पेंडिंग टारगेट अचीव कभी नहीं हुआ हमारा। कॉमन स्कूल सिस्टम कभी नहीं आया। अभी भी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है। एजुकेशनल इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि टीचर क्वालिटी अच्छी नहीं है। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी हर स्टेट में इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ। मतलब कमीशन की विजन बहुत स्ट्रांग थी, बहुत दूर तक की थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। ऑलराइट, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये क्या है? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। इंडिया में हर चाइल्ड को स्कूल एजुकेशन देना गवर्नमेंट का एक मेजर गोल रहा है हमेशा से, ठीक है। इसी गोल को अचीव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लॉन्च किया गया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। बेसिकली इनका जो नारा था ना वो था एजुकेशन फॉर ऑल। ऑलराइट, इसी में हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि यूईई। इसका मतलब होता है कि हर चाइल्ड स्कूल में एनरोल हो, स्कूल में उसको कंटिन्यू करे और साथ ही साथ अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करे। यानी सिर्फ एडमिशन दिलवाना ही काम नहीं था, बल्कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखना भी इंपॉर्टेंट था। ऑलराइट, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें सर्व शिक्षा अभियान के तो क्या आ जाते हैं। एक तो यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी कि स्कूल में आए बच्चा और बना रहे, ठीक है। और रिटेंशन होनी चाहिए उसकी, वो स्कूल में रहे। जेंडर एंड सोशल गैप को रिड्यूस करना, कोई मेल फीमेल वाला डिफरेंस नहीं, रिच पुअर वाला डिफरेंस नहीं, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और सारे लोग इकट्ठे होकर पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अब अगर इसके मेजर कंट्रीब्यूशन देखें क्या रहे, तो एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग, यानी कि एसएसए के अंडर थाउजेंड्स ऑफ न्यू स्कूल्स और क्लासरूम एस्टैब्लिश करे गए और रूरल और रिमोट एरियाज तक भी एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो पहुंच पाई, ठीक है। नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी कि एसएसए की वजह से एलिमेंट्री लेवल पर एनरोलमेंट रेट बहुत इंक्रीज हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच गया था इसकी वजह से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, नए क्लासरूम बने, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज आई, टॉयलेट्स वगैरह बने। टीचर रिक्रूटमेंट हुआ, टीचर्स को ट्रेनिंग अच्छे से दी गई, ड्रॉप आउट रेट्स भी कम हुए थे, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन को भी प्रमोट करा गया था, ठीक है। लेकिन अब अगर इसके हम क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो एसएससी ने एनरोलमेंट तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन लर्निंग क्वालिटी हर जगह इंप्रूव नहीं हो पाई। बहुत सारी रिपोर्ट्स में हमें यह पता लगा था कि स्टूडेंट हायर क्लास में होने के बाद भी बेसिक रीडिंग नहीं कर पाते थे, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स नहीं आती थी, प्लस माइनस, टीचर एब्सेंट रहते थे क्लास में, और क्लासेस जो है बहुत ओवर क्राउडेड होने लग गए थे, एक ही क्लास में 100 200 बच्चे, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना है एसएससी एंड समग्र शिक्षा, ये 2018 में आया था, ठीक है। एसएससी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया और इन सबको मिलाकर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया गया, दैट इज समग्र शिक्षा। अब स्कूल एजुकेशन को होलिस्टिक मैनर में मैनेज किया जाना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। अभी तक इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एनईपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है पेपर में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पेपर 3 पार्ट्स में आता है, ये आंसर्स बहुत लंबे लंबे हैं, तो आपको जैसा क्वेश्चन जिस पार्ट में आएगा, एक सेक्शन में 500 वर्ड्स लिखने होते हैं, एक में 250, एक में 150, तो आप उस हिसाब से अपने आंसर मैनेज कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ। ऑलराइट, देखो एनईपी ना बहुत बार डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी के बेसिस पर लिखने हैं, ओके। सबसे पहले समझते हैं कि एनईपी 2020 था क्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो बनी थी उसको रिप्लेस करती है, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, इंक्लूसिव बनाना, लोगों को स्किल सिखाना और ज्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड होना, ओके। पॉलिसी का ओवरऑल गोल है कि स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी बनाना है, आगे के लिए स्टूडेंट्स को रेडी करना है। सिर्फ उनको पढ़ाना 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 गोल नहीं है, उनको स्किल्स भी सिखानी है, ठीक है। इसका सबसे पहले पार्ट 1 आ जाता है हमारा, वो
वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। ट्रेडिशनली इंडिया में एकेडमिक सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को कम। ठीक है, लेकिन एनईपी 2020 ने इस थिंकिंग को चेंज करना चाहा। दैट इज, उनका रिकमेंडेशन था कि पॉलिसी का टारगेट है 2025 तक कम से कम 50% लर्नर्स को वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिले। यानी स्टूडेंट्स को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज, पढ़ी लिखी किताबें की रटी रटाई बातें नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखे। तो वोकेशनल एक्सपोजर जो है वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्टूडेंट को इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिए जाएंगे ताकि वो रियल वर्ल्ड की स्किल्स को सीख सके। ठीक है, स्किल्स इंट्रोड्यूस करी गई नई नई, जैसे कि कारपेंट्री, गार्डनिंग, कोडिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सब इंट्रोड्यूस करा जाएगा क्लास 6 से। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन देखते हैं कब तक होगा। ठीक है, साथ ही साथ नो सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स रखा गया, यानी कि बहुत बड़ा प्रिंसिपल रखा गया था कि कोई स्टूडेंट साइंस पढ़ रहा है तो वो वोकेशनल सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है, उसको साथ में जो भी सब्जेक्ट लेना है वो ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइंस कॉमर्स अलग अलग लेने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। अब इसमें चैलेंजेस भी बहुत आए थे वोकेशनलाइजेशन में। पहली बात तो ट्रेंड वोकेशनल टीचर्स ही नहीं मिल रहे थे हमें। ठीक है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और इंडस्ट्री और स्कूल के बीच इतना वीक रिलेशनशिप था कि कोई भी इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। और सोसाइटी में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ही लोअर स्टेटस माना जाता है। कारपेंट्री, प्लम्बर के वर्क को कोई कुछ नहीं मानता। ठीक है, ये था पार्ट 1 वोकेशनलाइजेशन पे। अब आते हैं पार्ट 2 पे, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है इंडियन एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करना। फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी इंडिया में। ठीक है, अपने कैंपस इस्टेब्लिश करेंगी और इससे स्टूडेंट्स को जो है फॉरेन क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज भी अब्रॉड जाएंगी, जॉइंट प्रोग्राम्स होंगे, डुअल डिग्री प्रोग्राम होंगे। ठीक है, स्टूडेंट फ्यूचर में इंडिया और फॉरेन यूनिवर्सिटी के जॉइंट प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकेंगे। इसी के अंडर आया था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, दैट इज एबीसी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये आपका इग्नू में भी वैलिड है। इस सिस्टम में स्टूडेंट अपने एकेडमिक क्रेडिट्स कलेक्ट और ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन चेंज करता है तो उसकी लर्निंग वेस्ट नहीं होती, वो उसके क्रेडिट जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं और वो बीच में से कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है। ऑलराइट, साथ ही साथ इसमें रिसर्च कोलैबोरेशन भी आया था कि पॉलिसी रिसर्च और इनोवेशन के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप होगी। ये सब आया था आपका इंटरनेशनलाइजेशन में। फिर इसका पार्ट 3 आता है स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म। नया स्ट्रक्चर इन्होंने लागू करने का सोचा, दैट इज 5+3+3+4, यानी कि 10+2 का जो स्ट्रक्चर है हमारा 10th 12th, ये नहीं होएगा, 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर होगा। और ये चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि पॉलिसी का स्ट्रांग फोकस है कि हर चाइल्ड बेसिक रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स स्किल डेवलप करे और उसके बाद ना उसको फ्लेक्सिबिलिटी हो अपना सब्जेक्ट चूज करने की, यानी कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के बीच नहीं, वो कुछ भी चूज कर सकता है। ऑलराइट, साथ ही साथ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डाला गया, जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे। ऑब्वियसली एनईपी 2020 अभी तक आप देख सकते हो कि लागू नहीं हुई है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और हमारे पास लैंग्वेज की पॉलिसी भी नहीं है, ना हमारे पास ट्रेन टीचर्स हैं। तो ये सारे जो है हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े थे एनईपी 2020 में। ओके, अभी के लिए 4 क्वेश्चन ही करते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफी लॉन्ग जा चुकी है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। आपको पार्ट 2 के लिए नीचे 2 कमेंट करना है। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें मैंने नीचे शॉर्ट नोट्स भी रखे हैं कुछ, और साथ ही साथ इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।